So today we are going to study this chapter, Rat Trap, which is written by Selma Lagerlöf. She was a Swedish writer who existed from 1858 to 1940, and her stories have been translated in many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that essential goodness is in a human being can be awakened through understanding and love. You remember this line? Something like similar you have read in Nelson Mandela also in class 10th. That man's goodness is a flame that can be, hidden but never extinguished. Yes, ma'am. So something similar that this writer also thinks of the same thing. A belief, she believes that every human being is good. Every human heart is, kind, beautiful, full of love, and it can be awakened. If somebody had forgotten the goodness in his heart, then it can be awakened through understanding and love. So the story is set in amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in a manner of a fairy tale. मतलब ये जो story है, basically the background is, imagine there are mines in Sweden, lots of mines which are rich in iron ore. तो story में कुछ कुछ आपको references iron ore और mining और उसके related आपको मिल जाएंगे. So we start the story. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not easily, especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. तो ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स. वो रैट ट्रैप्स, चूहे पकड़ने वाली चूहेदानी बनाता था वायर से और उसी को सेल करता था. ना ही मेड देम हिमसेल्फ, वो खुद ही जब कभी टाइम होता था, फुर्सत होती थी, अलग अलग स्टोर्स पे जाके, शॉप्स पे जाके उनसे फालतू का कबाड़ का सामान मांग लेता था कि अगर आपके पास कुछ है तो दे दो, कुछ आपके पास हो तो दे दो. और यू कैन इमेजिन कि अगर आप इस तरह से, आपके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, आप दुनिया से कबाड़ इकट्ठा कर करके, अलग अलग स्टोर से कबाड़ इकट्ठा करके बड़े बड़े फार्म्स पे जा करके उनसे मांग रहे हो कि आपके पास कोई पुराना तार पड़ा हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू गिव, यू कैन गिव. तो ऐसी वो सब चीजें मांग मांग के इकट्ठा करता था. फिर जब टाइम मिलता था तो बैठ करके उनसे ट्रैक ट्रैप्स बनाया करता था. तो ऑब्वियसली उसके पास कोई मशीनरी नहीं थी, कोई फ्रेश रॉ मटेरियल नहीं था. तो उसके प्रोडक्ट्स भी जो होते थे वो बहुत क्रूड होते थे, बहुत रफ होते थे. एंड एज ए रिजल्ट, ऐसे रफ आइटम्स की आपको बहुत अच्छी कॉस्ट तो मार्केट में नहीं मिलेगी व्हेन यू सेल देम. कोई गरीबी होगा, कोई ऐसे पुअर होगा जो सस्ते में खरीदना चाह रहा होगा कि चल ठीक है यार, चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानी चाहिए, कैसी भी है, काम चल जाएगा ना, तो ले लेते हैं. तो ऐसे ही लोगों से खरीदते थे. तो उसका बिजनेस जो था वो कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको कभी भीख भी मांगनी पड़ती थी, कभी उसको छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती थी, सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को जिंदा रख सके, जस्ट टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग. और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी जो थे वो बिल्कुल फटे हुए चिथड़े जैसे थे. हिज चीक्स वर संकन, उसकी शक्ल देख के कोई भी समझ सकता था. उसके चीक्स वर संकन मतलब बहुत ही गालों में गड्ढे से पड़ गए थे, वो इतना कमजोर था. और हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों से भूख टपकती थी. वो इतनी, उसकी शक्ल देख के कोई कह सकता था कि वो पता नहीं कितने कितने दिन भूखा रहता है. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. But one day, this man had fallen into a line of thought. कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे इंसान की लाइफ कितनी सैड और कितनी मोनोटोनस हो जाती है. कहने को तो वो वैगाबॉन्ड है, कहीं भी घूमता रहता है, चलता रहता है. वो प्लॉट्स अलोंग द रोड. प्लॉट्स मतलब कहते हैं ना, जबरदस्ती अपने आप को घसीटते रहना. आपके पास कहीं बैठने की जगह नहीं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं. बस आप अपने ही ख्यालों में सोचते हुए, क्योंकि भगवान ने दिमाग दिया है तो वो सोचेगा. तो इसलिए उसका माइंड जो था वो कुछ ना कुछ थॉट्स प्रोड्यूस करता रहता था. वो अपनी सोच में खोया हुआ सड़कों के किनारे चलता रहता था और इसी तरह से वो अपना टाइम पास किया करता था. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. लेकिन एक दिन उसके जो लाइन ऑफ थॉट था वो एक अलग ही डायरेक्शन में चला गया, जो उसको सोच सोच के बड़ा मजा आ रहा था. He had naturally been thinking of his rat traps, and suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities, villages, were nothing but a big rat trap. उसको ऐसा लगा सोचते सोचते कि ये दुनिया जो है, ये अगर सोचा जाए तो ये दुनिया एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप जैसा ही तो है, यू नो.
और ये आइडिया उसको इतना अच्छा लगा सोच करके कि वो इसको और ज्यादा, जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है आप उस पर और ज्यादा थॉट देते हो, और ज्यादा सोचते हो, और ज्यादा उससे उससे पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, उसके कंपैरिजंस करते हो। तो ऐसे वो भी सोचने लगा कि जो दुनिया है, ये पूरी की पूरी दुनिया, इट्स अ बिग रैट ट्रैप। यहाँ के लैंड, यहाँ के सीज, यहाँ के सिटीज, विलेजेस कुछ नहीं है, ये सबका सब जो नहीं, सब एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। कैसे? It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. And then everything came to an end. So उसने कहा कि ये पूरा का पूरा दुनिया जो है ना, इसकी एग्जिस्टेंस की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि ये भोले भाले लोगों के लिए बेट्स तैयार करती है, जैसे आपको रैट ट्रैप में चूहे के लिए आप चीज लगाते हो, पोर्क का पीस लगाते हो कि वो आएगा उसको खाएगा। द मोमेंट चूहा उस पे उसको फूड को टच करता है, उसको खाने की कोशिश करता है, ऑल ऑफ अ सडन वो रैट ट्रैप का ढक्कन जो होता है, जो उसका डोर होता है, वो बंद हो जाता है। ये दुनिया भी ऐसी ही है, ये आपको सब कुछ देती है। ये आपको रिचेस देती है, खूब वेल्थ देती है, खूब खुशियां देती है, आपको शेल्टर भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा। हीट की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है बिकॉज स्वीडन में ठंड बहुत पड़ती है, तो वहां के लोगों को वार्मथ बहुत अच्छी लगती है, तो वो कहते हैं कि हीट भी मिलेगा, अच्छे कपड़े भी मिलेंगे पहनने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेड ट्रैप में आपको चीज, हम चूहे को पोर्क या चीज का पीस देते हैं, लेकिन जैसे ही उसको टेम्प्ट होता है, जैसे ही उसको लालच आता है कि वो इस फूड को टच करे, जैसे ही इस बेट को वो टच करता है, वो डोर उस पर बंद हो जाता है। कुछ ऐसे ही हमारी लाइफ भी है। हमारी लाइफ में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी अपने अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए भी कीप ऑन वर्किंग। एंड जहां हमें लगता है कि यार मुझे ये चाहिए, हमें वो चीज मिलती है, हम उससे बड़ा कुछ और गोल सेट करते हैं, फिर उससे बड़ा एक और गोल सेट करते हैं। और इस तरह से जैसे जैसे गोल्स हमारे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी लाइफ जो होती है उसमें ट्रैप होती चली जाती है, एंड वी डोंट इवन रियलाइज दैट। तो वो भी यही बात सोच रहा है, यही बात कह रहा है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो दिस वर्ड, उसको ऐसा लगता था कि दुनिया जो है वैसे भी उसके लिए कभी उसके लिए अच्छी नहीं रही, वर्ल्ड हैज नेवर बीन काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। इसलिए उसको बड़ी खुशी हो रही थी, मतलब ना चाहते हुए बड़ा खुश हो रहा था ये सोच करके किस तरह से इस दुनिया में लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। तो दूसरों को, जब हम खुद दुखी होते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है अरे वो भी दुखी है, वो भी दुखी है ना, सबको दुखी देख करके हमें लगता है अरे वाह ठीक है यार, ऐसे ही सही है। तो कुछ कुछ उसकी सिचुएशन ऐसी ही थी यहाँ पे। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. तो टाइम एंड अगेन उसको ये थॉट आता था और ये उसका फेवरेट पास टाइम बन गया। जब वो अकेला ड्रियरी प्लॉटिंग्स, मतलब अकेला इधर उधर जबरदस्ती अपने आप को घसीटता हुआ चल रहा होता था रोड पे, तो उसको उन लोगों के बारे में जिनको वो जानता था वो सोच करके बड़ा अच्छा लगता था कि किस तरह से कुछ लोग बहुत ही मुसीबत में फंस गए। फॉर एग्जाम्पल, समबडी थॉट ऑफ बाइंग अ बिग हाउस। पैसे नहीं थे, लोन ले लिया। अब आपने जब लोन लिया तो जाहिर सी बात है कि उस लोन की ईएमआई चुकाने के लिए हर महीने आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जो पैसा आप अपने शौक पूरा करने में बिता सकते हैं, खर्च कर सकते थे, उस पैसे को अभी आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। ठीक है, ऑन वन हैंड इट गिव्स यू सिक्योरिटी, बट ऑन द अदर हैंड इट मेक्स यू वर्क मोर एंड मोर। और इंसान हमेशा यही सोचता है यार कितना बड़ा मैं खरीद सकता हूँ, हमारी ख्वाहिशें, हमारी विशेस, दे आर नेवर एंडिंग। सो वी कीप ऑन थिंकिंग ऑफ थिंग्स कि हम क्या पालें, क्या दुनिया से हम अपने लिए और निकाल लें कि हम और खुश हो जाएं, हमें और कुछ बेहतर मिल जाए। तो और इस चाह में हम लगे रहते हैं। Here I would like to take a moment to, recall another story यहाँ पे, which is of course इससे वो बहुत मिलती जुलती है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि एक इंसान जब छोटा होता है, स्टूडेंट होता है, तो उसको समझाया जाता है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, डिग्रीज लो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओ। और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम और ज्यादा मेहनत करते रहते हैं। एक टाइम आता है कि हम सोचते हैं आप कॉलेज से जब ऑफिस में जाएंगे ना, अपनी नौकरी होगी, अपना पैसा होगा, हम खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास वो अपना पैसा आता है, उसके साथ साथ हमारे पास आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और फिर हमें अचानक लगता है यार ये पैसे तो कम है। बचपन में हम वो जो एक आइसक्रीम से खुश हो जाया करते थे, अब हमें आइसक्रीम का टब चाहिए, क्योंकि वो मुझे सबके साथ शेयर करना है। मैं कमाती हूँ या मैं कमाता हूँ तो मुझे वो अपनी फैमिली को खिलाना है।
अचानक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे ड्रीम्स जो होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हमारे वो कमाई जो है वो छोटी लगने लगती है। फिर एक एक करके आंखों में सपने आने लगते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, शादी हो गई तो शादी के बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। और इसी तरह से इंसान कोशिश करता रहता है अपने टू मेक द टू एंड्स मीट। डिमांड एंड सप्लाई की ये जो साइकिल है ये पूरी जिंदगी उसकी चलती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसको लगता है चलो बच्चे सेटल हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, अब मैं आराम से लाइफ को एंजॉय करूंगा। एंड देन सडनली ही रियलाइजेस कि अब मेरी बॉडी एंजॉय करने लायक ही नहीं रही। अब मेरी बॉडी आराम मांग रही है, वो थक गई है, वो बीमार है, वो बूढ़ी हो गई है, ओल्ड हो गए हैं। यू नो तो जिन चीजों के लिए हम सारी जिंदगी भागते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे लिए एक तरह से रैट ट्रैप का ही काम कर रही है। एवरी टाइम वी सेट अप अ गोल फॉर अस, वी हैव एंटर्ड अ रैट ट्रैप। और जहां से निकलने का हमारे पास कोई रास्ते नहीं, वहीं पे गोल गोल वही सर्कल में घूमते रहते हैं उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही ये रैट ट्रैप सेलर जो है ये, इसके मन में भी ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं और हर बार उसको ये सब सोच के बड़ा मजा आता है। वो कभी किसी इंसान को याद करता है, कभी किसी को, लेकिन बड़ा खुश होता है सोच करके कि ये सारी दुनिया भी एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। और फिर उसको कहीं ना कहीं खुद को तसल्ली देने में बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे पास अगर नहीं है तो क्या हुआ, मैं इस रैट ट्रैप में भी नहीं फंसा हूँ। मैं आजाद हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी खा सकता हूँ, मुझे कोई इस चीज की स्ट्रेस नहीं है कि मुझे किसी का कर्ज देना है या मुझे किसी के लिए काम करना, नौकरी करना जरूरी है वरना उससे वहां से मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से वो अपने आप को इस तरह की बातें करके खुश रहता है और खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन भूख और होमलेस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये चीज भी उसे रियलाइज होती है, लेकिन चलो समय काटना है, अपने दिमाग को, दिल को किसी तरह से तसल्ली देनी है, तो वो इन्हीं थॉट्स के साथ वो मस्त रहता है। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. So, एक दिन डार्क इवनिंग, शाम का अंधेरा हो चला था और वो अपना रोड पे सीधे सीधे अपने आप को थक गया था पूरे दिन चलते चलते, लेकिन फिर भी चले जा रहा था। शाम हो गई तो उसको रोड साइड पे एक छोटी सी ग्रे कलर की कॉटेज दिखी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने डोर पे नॉक करा कि क्या मुझे रात में सोने की जगह मिल जाएगी। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसको वहां पे बेड ऑफर किया जाए या कमरा दिया जाए। बस वो इतना चाहता था कि घर के बाहर जो शेल्टर बना हुआ है, जो बाहर बरामदा जैसा कुछ होता है लोगों के घरों में नॉर्मली, वहां कहीं पे उसको सोने की जगह मिल जाए। लेकिन जब उसने नॉक किया और उसने शेल्टर मांगा तो उसको किसी ने मना नहीं किया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without a wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो नॉर्मली जो था, जब लोग वो किसी के घर पे इस तरह से नॉक करके पूछता था कि कहीं थोड़ा सा रात गुजारने की जगह मिल जाएगी, तो लोग बड़े गंदे से फेसेस बनाते थे। लेकिन इस घर का आदमी जो था वो बड़ा अच्छा था। ही वॉज अ ओल्ड मैन, उसकी कोई वाइफ नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, वो अकेले रहता था। तो जब उसने इसको देखा तो वो बड़ा खुश हुआ कि चलो अकेलेपन का कोई साथी मिल गया। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. उसने तुरंत जो था वो, जो पॉरेज का पॉट था जो उसने शाम का डिनर अपना बनाया था, जो बचा हुआ था, उसने फायर पे रखा, उसे गर्म करने लगा और उसने इस वेगाबॉन्ड को खाना सर्व किया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Jollis with his guest until bedtime. So, उसके बाद रिमेम्बर आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी 11th में, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। उसमें भी जो है उनके घर पे कॉफी और टोबैको के लिए गेस्ट आते थे। तो पहले के टाइम में टोबैको ऑफर करना यूज टू बी समथिंग ऑफ अ कर्टेसी, जैसे आजकल हम चाय कॉफी ऑफर करते हैं, तो ऐसे ही उस टाइम में लोग टोबैको ऑफर किया करते थे। और टोबैको की सिगरेट्स या बीड़ियां इजीली नहीं मिलती थी मार्केट में, पूरा का पूरा एक ब्रिक जैसा मिलता था, तो लोग अपने आप से उसमें से टोबैको कट करते थे, स्लाइस करते थे, उसका खुद ही रोल बनाते थे और उसको स्मोक करते थे। तो यहाँ पे उसने, ओल्ड मैन ने, उसने यही किया, ही कार्व्ड ऑफ अ बिग स्लाइस, उसने काफी बड़ा सा जो है स्लाइस निकाला, कट करा टोबैको रोल में से, और फिर दो रोल्स बनाए। स्ट्रेंजर को एक पाइप दिया, एक खुद लिया, और दोनों बैठ गए कार्ड्स खेलने के लिए। और रात को सोने के टाइम तक वो लोग काफी देर तक बातें करते रहे और कार्ड्स खेलते रहे। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him.
तो उस ओल्ड मैन जो था वो, ही वॉज वेरी जेनरस। जितने ओपन माइंड हार्टेड उसने उसको वेलकम करा अपने घर में, उसको खाना खिलाया, उसको टोबैको ऑफर किया, उतने ही दिल से उसने अपनी कॉन्फिडेंसेस, अपने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर किए। और उसने बताया कि वंस अपॉन अ टाइम जब वो यंग था, तो उसके दिन बहुत अच्छे थे, वो खूब अच्छा पैसा कमाता था, क्योंकि वो रामशो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर का काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर, और अब क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, उतनी मेहनत नहीं कर पाता था पूरे दिन की, तो अब उसके पास एक काव थी जो उसको सपोर्ट करती थी। उसका जो भी खर्चा पानी था वो उसकी काव की वजह से चलता था। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 crore इन पेमेंट। और उसने कहा कि उसकी बॉसी, बॉसी मतलब कि उसकी जो काव है वो बहुत ही मस्त है, मतलब शी इज अ काइंड ऑफ बॉसी, मतलब बहुत अलग टाइप की है वो इतना दूध देती कि पूरी की पूरी क्रीमरी का भला हो सकता है, और पिछले महीने उसका दूध बेच करके उसने 30 crore कमाए हैं। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out three wrinkled 10 crore bills. So, ये स्ट्रेंजर, ये जो वेगाबॉन्ड था, रैट ट्रैप सेलर, इसको देख कर ना, मतलब कुछ शायद उसको, बूढ़े आदमी को, ओल्ड मैन को लग रहा था कि ये इस पे भरोसा किया जा सकता है। इनक्रेडुलस मीन्स कुछ भरोसे के लायक लग रहा था ये। तो वो ओल्ड मैन उठा, विंडो पे गया, विंडो के पास में एक छोटी सी कील पे एक छोटा सा लेदर पाउच टंगा हुआ था, बिल्कुल विंडो फ्रेम के पास में। उसने उसमें से, पाउच में से, तीन मुड़े तुड़े से 10 crore के तीन बिल्स निकाले, तीन नोट्स निकाले उसने, और उसने दिखाया, देखो मैंने पिछले महीने 30 crore पेमेंट मिली है मुझे। These he held up before the eyes of the guest, और उसने अपने गेस्ट को, उस वेगाबॉन्ड की आंखों के सामने ऐसे नोट दिखाते हुए बोला, देखो मुझे पिछले महीने ये कमाई हुई है। नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ देम बैक, और बात उसको दिखाते हुए उसने वापस उसे अपने पाउच में डाल करके रख दिया। Now, the next day, both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought that he should not stay in the bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. So, अगले दिन जो थे दोनों बंदे अच्छे से उठे, सुबह सुबह बढ़िया मूड में उठे। The crofter was in a hurry to milk his cow. Crofter को जल्दी थी कि उसको सुबह सुबह जाकर के अपनी काव का दूध निकालना होता था। और दूसरे मैन को, यानी कि रैट ट्रैप सेलर को भी लगा कि यार, जब घर का मालिक उठ गया है तो मुझे भी ज्यादा देर तक बेड में नहीं रहना चाहिए, तो वो भी सो के उठ गया। और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही दोनों उस कॉटेज से बाहर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने अपने घर का ताला लगाया, चाबी अपने पॉकेट में रखी, एंड द मैन विद द रैट ट्रैप सेल गुड बाय एंड थैंक यू। और जो रैट ट्रैप सेलर था, उसने उस ओल्ड मैन को गुड बाय करा, थैंक यू बोला फॉर द नाइट, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 crore. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went. करीब आधे घंटे बाद वो रैट ट्रैप पेडलर वापस आया, उसके कॉटेज के दरवाजे पे खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। ही जस्ट वेंट अप टू द विंडो, सीधे विंडो पे गया, विंडो का पेन उसने स्मैश किया, उसको तोड़ा, अंदर हाथ डाला, वो लेदर पाउच निकाला, उसमें से 30 crore निकाल करके अपनी पॉकेट में डाले, और वो लेदर पाउच बहुत केयरफुली वापस उसी जगह टांग के वो वहां से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hour, this caused him no difficulty. तो जैसे ही उसने, as he walked along with the money, वो पैसा जो था अपनी पॉकेट में रख करके बड़ी खुशी खुशी वो अपना चल पड़ा, बड़ा खुश हो रहा था कि क्या स्मार्टली उसने काम करा है। उसने उस पर इतना भरोसा उसको दिला दिया, उस ओल्ड मैन को, कि उसने अपनी सारी चीजें उसको शेयर कर दी, यहाँ तक कि ये भी कि वो पैसे कहाँ रखता है अपने। लेकिन धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ कि यार, मैं गलत जगह पे, मैं पब्लिक हाईवे पे ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि अगर उस प्रॉक्टर ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी, शेरिफ को बता दिया, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो बेस्ट वे होगा कि मैं रोड पे ना चल के जंगल की ओर घुस जाऊं। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, शुरू शुरू में तो जब वो जंगल में घुसा तो उसे कोई खास डिफिकल्टी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, वो टाइम जो था वो उसके लिए जंगल में घुसना और भी मुसीबत बन गया। For it was a big and confusing forest which he had gotten into, क्योंकि बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, बहुत confusing था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. उसने बहुत कोशिश की कि वो एक ही डायरेक्शन में चले तो शायद जंगल के दूसरे रास्ते से या कहीं से मेन रोड पे आ जाएगा,
लेकिन रास्ते कुछ अजीब से ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चलते फिरते घूम घूम कर वापस उसी जगह पे आ जा रहा था। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had not only been walking around in the same part of the forest, और जल्दी उसको रियलाइज हुआ कि अब चल चल के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो घूम फिर के उसी फॉरेस्ट के उसी हिस्से में वहीं घूम रहा था। वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ड इन द रैट ट्रैप। और फिर अचानक इस तरह से घूमते हुए, रास्ता ढूंढते हुए, उसके थॉट्स फिर से उसी फिलोसफी पे चले गए उसकी, द वर्ड एंड द रैट ट्रैप। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। आज खुद उसका नंबर आ गया था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट। उसने खुद को बेवकूफ बन जाने दिया। उसने वो बेट, वो मनी जो वहां टंगा हुआ था, उसको विंडो तोड़ करके उसने निकाल लिया। एंड हैड बीन कॉट। अब वो खुद उस रैट ट्रैप में फंस गया था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could not escape. सो ऐसे लग रहा था कि ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है, ये बिल्कुल एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन जैसा बन गया है, एक ऐसा जेल बन गया है जहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। दीज थिकेट्स, दीज फॉलन लॉग्स, ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ से कभी भी एस्केप नहीं कर पाएगा। एनी क्वेश्चंस बाय फार? No, ma'am. No, ma'am. स्टोरी ठीक चल रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वुड यू लाइक टू रिलेट सम एग्जांपल्स जहाँ पे कि वी ह्यूमन बीइंग्स जस्ट फॉल फॉर द बेट? है कुछ आपके माइंड में? एनी एग्जांपल? हम्म? नो? शुड वी मूव कंटिन्यू रीडिंग? Yes, ma'am. Okay. So it was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Late December की बात है, अंधेरा बढ़ने लगा था। जंगल में अंधेरा और भी ज्यादा मुश्किल और डरावना हो जाता है। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, वैसे वैसे खतरा बढ़ता जा रहा था, बिकॉज नाइट इज द टाइम फॉर हंटिंग एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हंटेड नाइट। तो उस बात का भी उसको खतरा लग रहा था। सो दैट इंक्रीज्ड। तो इससे उसका ग्लूम और डिस्पेयर, मतलब उसका दुख जो था, उसकी परेशानी, उसकी निराशा और बढ़ती जा रही थी। Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he has laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. So, उसने देखा कि वो बहुत थक गया था, सारा दिन चल चल के एकदम हार सा गया था वो थक करके जमीन में बैठ गया। ऐसा लग रहा था बस अब थक के मर ही जाएगा, बस अंत ही आ गया उसका। और ये सब सोचते हुए कि मेरा जिंदगी का आखिरी समय आ गया है, वो जमीन पे लेट गया। जैसे वो जमीन पे लेटा, उसको एक साउंड सुनाई दी, एक आवाज सुनाई दी। देयर वाज अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, जैसे कहीं पे ठक ठक, जैसे कहीं हथौड़े बजाए जा रहे हों। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और इसमें कोई डाउट नहीं था कि किस चीज की आवाज थी। वो तुरंत समझ गया। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। उसने सोचा यहाँ आसपास पक्का कहीं पे आयरन मिल है, ये हथौड़े हैमर के स्ट्रोक्स हैं। देयर मस्ट बी सम पीपल नियर बाय, कुछ ना कुछ लोग तो यहाँ आसपास जरूर होंगे। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसने पूरी ताकत लगा करके उस तरफ से, जिधर से आवाज आ रही थी, उस तरफ लगभग अपने आप को घसीटते हुए वो चल पड़ा। The Ramsar Ironworks, which was now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. तो रामसर आयरन वर्क्स जो थी, वो वंस अपॉन अ टाइम बहुत बड़ी मिल हुआ करती थी, है ना। फिलहाल वो प्लांट क्लोज हो चुका था, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ था जब ये एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था। इसमें स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी, फोर्ज था, मतलब पूरी प्रॉपर आयरन का काम होता था यहाँ पे। आयरन को अलग करने, ओर से अलग करने से लेकर के उसकी रोलिंग शीट्स बनाने तक यहाँ पे सारा काम होता था। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows led the canal. Summers में काफी लंबी लंबी लाइंस होती थी, जो हेविली लोडेड बार्जेस, मतलब बड़े बड़े ट्रक्स आते थे, उनको लोड किया जाता था
और वहां पे एक कैनाल भी थी, मतलब एक वाटरवेज भी उन्होंने बना रखा था जहां से इस काउस को स्लिट करके कैनाल में भेज दिया जाता था। तो जंगल के बाहर एक बहुत बड़ी इनलैंड लेक थी, मतलब जंगल से बाहर तक जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसी तरह से वाटरवेज को यूज करते थे। वाटरवेज में उसको स्लिट कर देते थे, जो बाहर जाके इनलैंड लेक में वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाता था। एंड इन द विंटर टाइम में रोड जो थी वो मिल के आसपास की एकदम ब्लैक हो जाती थी बिकॉज ऑफ द कोल्ड डस्ट। जो विंटर्स में आपने कभी भी रियलाइज किया हो, अगर ऑब्जर्व किया हो, तो यू मस्ट हैव सीन कि पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है काफी हैवी हो जाता है। ऐसा लगता है सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, पोल्यूशन सब हवा में जैसे रुक गए हैं, एवरीथिंग इज हैंगिंग। एंड दैट इज अ टाइम जब हम उम्मीद करते हैं कि बस एक बारिश हो जाए तो शायद मौसम थोड़ा हल्का हो जाए, थोड़ी हवा जो है वो ब्रीदेबल हो जाए। तो यहाँ पे जंगल में क्योंकि आयरन वर्क्स का के प्लांट था, तो वहां पे ऑब्वियसली पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा था। और ये सारा चारकोल जिसको बर्न किया जाता था स्मेल्टर्स वगैरह में, वो सारा का सारा हवा में जो थे उसके कोल्ड डस्ट जो थी वो एकदम हैंग अराउंड करती थी, तो सारी हवा भी वहां की एकदम ब्लैक लगती थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. So ऐसी ही एक लॉन्ग डार्क इवनिंग थी, जस्ट क्रिसमस से कुछ पहले की बात है। मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर एक डार्क फोर्ज के पास में, फर्नेस के पास में बैठे हुए थे, और वो पिग आयरन का वेट कर रहे थे कि कब वो रेडी हो तो वो उसको फायर में से निकाले और एनविल पे रख करके उसको प्रॉपर शेप दे। Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass through the long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. हर थोड़ी देर में कभी मास्टर ब्लैकस्मिथ, कभी उसका असिस्टेंट जो था, हेल्पर था, दोनों में से कोई ना कोई उठ करके जाता था जहां पे अंदर काफी ज्यादा कोल चल रहा था। ठीक है, और उस कोल में आयरन बार रखा हुआ था, तो उसको मेल्ट कर रहे थे, पिग आयरन बना रहे थे। तो उनके हाथ में एक बड़ा सा लॉन्ग आयरन बार था, वो जाते थे और उससे जाकर के हर थोड़ी देर बाद वो जो कोल जल रहा था उसको हिला के आते थे। कहते हैं ना, आप उसको थोड़ा अगर नहीं हिलाओगे तो कोल की जो डस्ट होती है, जो एशेस होते हैं, वो उस पर जम जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो आंच होती है वो ठंडी हो जाती है। तो जो लोग बारबेक्यू भी करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, वो लोग हवा करते रहते हैं जिससे कि उसके ऊपर जो एशेस जम गए हैं वो साइड हो जाए, तो अच्छे से हीट आ सके उसमें से। तो ये सब वहां पे होता था। तो ऐसे ही वो भी हर थोड़ी देर में जाता था अपने आयरन बार से उस चारकोल को थोड़ा थोड़ा सा सिफ्ट करता था जिससे उसकी एशेस निकल जाए। और फिर जब वो वापस आता था तो ही वुड बी ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, वो पसीने से बुरी तरह लथपथ होता था। सो एंड Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और जैसा कि कस्टम था, वो कुछ खास नहीं पहनते थे वो लोग कपड़े। ऐसा नहीं था कि वहाँ फर्नेस के पास काम करने वाले लोग बहुत सारे कपड़े पहनते थे। वो एक लॉन्ग शर्ट पहनता था ऊपर से नीचे तक, एक सिंगल गारमेंट, और पैरों में वुडन शूज, कि अगर कहीं कोई पीस आके गिर भी जाए तो वुड की वजह से उसके पैरों में चोट ना लगे या वो जले नहीं। All the time, there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fireboy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and a sharp north wind whipped the rain against the brick tile roof. So all the time, हर समय वहां से कुछ ना कुछ साउंड आ रही थी फॉर्ज में से। The big bellows groaned and the burning coal cracked. कोल की क्रैकिंग साउंड आ रही थी, कभी बहुत तेज हवाओं की साउंड आ रही थी। ऐसा लग रहा था चिमनी के अंदर जो है, जो हवा घुस जाती है उसकी बड़ी तेज साउंड आती थी वहां से। द फायर बॉय शोवल चारकोल इनटू द मॉ ऑफ दिस फर्नेस। जो फायर बॉय था वो हर थोड़ी देर में चारकोल को उठा उठा के उसमें फर्नेस में और ऐड करता था जिससे कि और ज्यादा शोर होता था। तो ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, जैसे उठा के फेंकते हैं ऐसे वो फेंकता था, तो उसकी भी काफी तेज साउंड होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर वाटरफॉल की आवाज आ रही थी। एंड देयर वाज अ नॉर्थ शार्प नॉर्थ विंड, बहुत तेज विंड चल रही थी जिसकी वजह से जो बारिश हो रही थी, वो बारिश की बूंदे भी ऐसा लग रहा था जैसे जोर जोर से ब्रिक टाइल के ऊपर पड़ रही थी, तो उनकी भी बहुत तेज साउंड थी। तो ऑल इन ऑल इट वॉज क्वाइट एंड नॉइसी नाइट। ऑथर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे कि उस रात कितनी आवाजें थी और कितना शोर था। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. और शायद यही सब वजह थी कि ब्लैकस्मिथ को रियलाइज ही नहीं हुआ, इतने सारे शोर के बीच में उसे रियलाइज नहीं हुआ कि कब एक इंसान गेट खोल करके फोर्ज के बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया, फोर्ज के अंदर आ गया और फर्नेस के पास आके खड़ा हो गया।
Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. और ये कोई अनोखी बात नहीं थी। यहाँ पे अक्सर ही ऐसे पुअर वैगबॉन्ड्स जो होमलेस लोग होते थे, अक्सर जब उन्हें कोई जगह जगह नहीं मिलती थी रात गुजारने के लिए, कोई शेल्टर नहीं मिलता था, तो दे वर अट्रैक्टेड बाय द फॉर्ज। फॉर्ज की से जो हल्की हल्की फायर की जो ग्लो होता था, जो सूटी पेन्स में से हल्का हल्का दूर से ही चमकता था, तो वो वहां पे उसको देख करके दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फायर। वो ये सोच करके कि यहाँ अंदर कुछ फायर जल रही है, अक्सर यहाँ पे होमलेस लोग आ जाते थे। सो ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently to the intruder. तो ब्लैकस्मिथ ने बस यूं ही एक नजर उसकी ओर देखा, कैजुअली कि ओके अनदर वन, जैसे होता है कि अरे एक और आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। And indifferently at the intruders, ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। He looked at the way the people of his type usually did. और उसने उसकी ओर वैसे ही देखा जैसे एक होमलेस लोग गंदे से दिखते हैं, विद अ लॉन्ग बियर्ड। उसकी काफी लंबी सी बियर्ड थी, गंदे कपड़े रैग बिल्कुल चिछड़े से पहने हुए थे, एंड अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स उसकी चेस्ट पे ऐसे लटके हुए थे। He asked the permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. और उसने परमिशन मांगी उससे, मास्टर ब्लैकस्मिथ से, कि क्या मैं आज की रात यहाँ पे गुजार सकता हूँ, सो सकता हूँ यहाँ पे। एंड ही नॉडेड, मतलब उसने एक शब्द भी उसको बोलना जरूरी नहीं समझा। ही गेव अ हॉटी कंसेंट, उसने बस ऐसी गर्दन हिला करके ठीक है, एक बड़े एटीट्यूड में जैसे बोलते हैं, ऐसे उसने गर्दन हिलाई कि ठीक है, और कुछ भी नहीं बोला। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, लेकिन ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो कौन सा वहां बात करने आया था। ही हैड नॉट कम हियर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। सो वो भी वहां पे सिर्फ सोने के लिए आया था, वहां पे कुछ बात करने का उसका भी कोई मूड नहीं था। आगे की स्टोरी जो है वो शुरू होती है आयरन मास्टर के बारे में, कि जो इस कंपनी का मालिक है, जो इस फर्नेस का मालिक है। तो फोर्ज के आयरन मास्टर आता है, और उसके बाद उसके साथ में क्या होती है स्टोरी, आई थिंक दैट्स द सेकंड, लेट्स कीप इट फॉर द सेकंड पार्ट। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके, थैंक। तो स्टोरी थोड़ी लंबी है, एक क्लास में तो होना पॉसिबल नहीं है, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है?